Hey guys, I hope you are fit and fine. All are going through a lot in this time, and we should pray for everyone who is out there helping us. And everything will come to an end very soon. But till then, learning is the best productive thing we can do. So, this video lecture includes the topic which is electric field due to a uniformly charged circular ring at a point along its axis. Believe me guys, it's a very important topic. It's a very important topic from the board's point of view. So let's begin with this. So इस डेरिवेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक्चुअली इस डेरिवेशन का डायग्राम. सो फिलहाल अभी तक मैंने बहुत बेसिक डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है, ठीक है. तो मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को. तो डायग्राम कुछ इस तरीके से देखिए, हमने एक सर्कुलर रिंग ले ली और इस पे हमने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. लेट्स सपोज इस पे एक यूनिफॉर्म चार्ज पड़ा हुआ है एंड मान लेते हैं इस पे जो यूनिफॉर्म चार्ज पड़ा हुआ है दैट चार्ज इज Q, ठीक है. और ये जो चार्ज है ये इसकी लेंथ पे बढ़ा हुआ है. लेंथ मतलब इसकी सर्कमफ्रेंस पे बढ़ा हुआ है. अच्छा बाय द वे एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ये थोड़ी लंबी वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें हम पूरी डेरिवेशन करेंगे और ये डेरिवेशन थोड़ी बड़ी है, ठीक है. क्योंकि ये बोर्ड्स में मैक्सिमम लाइक 3 नंबर में मिनिमम आ सकती है एंड मैक्सिमम ये 5 मार्क्स के साथ भी लगी हुई आ सकती है. तो हमने यहाँ पे यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग ली जिसपे चार्ज कितना पड़ा हुआ है Q, और ये आपको बताइए कि चार्ज जो पड़ा हुआ है किस पे पड़ा हुआ है, इसकी लेंथ पे. लेंथ मतलब किस पे, सर्कमफ्रेंस पे, ठीक है. तो लेट अस कंसीडर अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग, ठीक है, कैरिंग चार्ज Q, जिसपे चार्ज कितना पड़ा हुआ है, Q चार्ज पड़ा हुआ है. हमने माना O इसका सेंटर है और P वो पॉइंट है यार एक्सिस के अलावा. तो ये P वो पॉइंट है इसकी एक्सिस के अलावा. देखिए एक्सिस क्या होता है, एक लाइन जो सेंटर से जाती है, तो इसकी एक्सिस हो गई ये, ठीक है. तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ा देता हूं. तो इसकी एक्सिस हो गई ये. तो P वो पॉइंट है इसकी एक्सिस के अलावा जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां पर हमें क्या निकालनी है यार, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है. और कितने डिस्टेंस पे है ये, x डिस्टेंस पे. और लाइक जैसे मैंने अभी आपको बताया वेयर वी हैव टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रिक फील्ड. तो आई होप सो अभी तक आपको इतना क्लियर हुआ होगा. मैं फिर से बहुत जल्दी से इसको समाप्त कर दे रहा हूं. हमने एक यूनिफॉर्मली चार्ज सर्कुलर रिंग ली जिसपे चार्ज पड़ा है Q और जिसकी रेडियस है यहाँ पे a, सेंटर है O, P वो पॉइंट है x डिस्टेंस पे इसके सेंटर से जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस रिंग की वजह से. अब जरा इस डेरिवेशन को समझना ध्यान से. देखिए लेट्स सपोज हम मान लेते हैं कि ये रिंग एक पॉइंट चार्ज है इस तरीके से. चलिए कुछ इस तरीके से हम मान लेते हैं कि ये रिंग क्या है, पॉइंट चार्ज, और ये रहा पॉइंट P कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे. तो हमने पढ़ा हुआ है सीधा सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. यही तो होता है फॉर्मूला बेसिक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड के. तो E is equals to kq डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. डायरेक्शन की बात करें ये पॉजिटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होती, और अगर यही चार्ज नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होती इसकी. और क्लियर. तो मैंने बताया आपको कि अगर ये रिंग कोई पॉइंट चार्ज होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये लगा देते सीधा सीधा, E is equals to kq डिवाइडेड बाय x स्क्वायर. कब होती, जब ये रिंग क्या होता है यार, कोई आंसर है क्या होता, कोई पॉइंट चार्ज होता. बट थोड़ा सोचिए, क्या ये रिंग एक पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज. देखिए पॉइंट का मेरा मतलब है क्या ये चार्ज इसके सेंटर पे पड़ा हुआ है. आंसर इज नो. मैंने पहले ही क्लियर किया हुआ है कि यार ये चार्ज इसके सेंटर पे नहीं है, ये चार्ज कहां पर है, इसकी सर्कमफ्रेंस पे, ठीक है. और हाँ हम इसको ऐसे भी नहीं देख सकते जैसे हम सेंटर ऑफ मास में करते थे 11th क्लास में कि भाई रिंग है तो रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां लाई कर रहा है, इसकी सेंटर वाले पॉइंट पे. तो ये वैसे नहीं हो सकता. कहने का मतलब है दिस रिंग विल नॉट बिहेव एज अ पॉइंट चार्ज अभी के लिए, कि ये रिंग पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव नहीं करेगी. कितना क्लियर है आपको, ठीक है. क्यों, क्योंकि चार्ज इसके सेंटर पे पड़ा हुआ नहीं है. तो पॉइंट चार्ज सो मेरा जो क्वेश्चन था आपसे वो क्वेश्चन ये था
कि क्या ये रिंग पॉइंट चार्ज है। सो कंक्लूजन इसका ये है कि भाई ये जो रिंग है ये पॉइंट चार्ज नहीं है। क्यों नहीं है पॉइंट चार्ज रिंग? क्यों? क्योंकि ये चार्ज इसके सेंटर पे नहीं पड़ा हुआ भाई, चार्ज कहां पड़ा हुआ है इसकी सर्कमफ्रेंस पे। तो मतलब रिंग पॉइंट चार्ज नहीं है, तो मतलब हम ये वाला फॉर्मूला लगा नहीं सकते भाई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए इस एक्सिस के अलोंग। तो भाई क्या किया जाए, दिक्कत पैदा हो गई। तो इसका होता है एक दूसरा तरीका। दूसरा तरीका क्या, हमने इस रिंग के कुछ एलिमेंट्स माने, एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया। लेट्स सपोज ये छोटा सा एलिमेंट हमने कंसीडर कर लिया इस रिंग का, एंड लेट्स सपोज इस एलिमेंट की लेंथ हमने कितनी सी मान ली, छोटी सी हमने लेंथ मान ली, एंड दैट लेंथ इज dl। बात समझ आई? दोबारा रिपीट करो। तो भाई ये तरीका तो फेल हो गया, तो दूसरा तरीका अपने को लगाना पड़ेगा। और वो तरीका कौन सा है? तो हमने क्या किया उस तरीके में, इस रिंग का एक हिस्सा माना, बहुत छोटा सा हिस्सा ले लिया, वो भी इसके टॉप टॉप मतलब इस वाले हिस्से पे, टॉप वाले हिस्से पे, टॉप फेस ऑफ रिंग, तो इस वाले हिस्से पे। और उस हिस्से की लेंथ हमने कितनी मान ली यहाँ पे यार, dl लेंथ मान ली। ओके, और उस हिस्से की लेंथ हमने कितनी मान ली यहाँ पे, dl लेंथ मान ली। ना फायदा में फिलहाल मैं आपको कुछ लिख देता हूँ। ये आपको पता है कि लेंथ ऑफ रिंग, तो यहाँ पर लेंथ ऑफ रिंग कितनी है, 2 पाई a। लेंथ पर है ना क्या, उसकी सर्कमफ्रेंस, तो इसकी सर्कमफ्रेंस कितनी है टोटल, 2 पाई a। और ये भी हमें पता है चार्ज ऑन रिंग, तो रिंग पे चार्ज कितना पड़ा हुआ है, q पड़ा हुआ है चार्ज। नाउ द थिंग इज थोड़ा ध्यान से समझना इस बात को। मैं आपके सामने एक बहुत छोटी सी चीज बोल रहा हूँ। अभी पहले मैंने यहाँ पे चीज बोली कि अगर चार्ज है पॉइंट चार्ज, ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया, ठीक है, छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया रिंग का। अब यार सोचने वाली बात है, जब एलिमेंट ही छोटा सा है तो उस छोटे से एलिमेंट पे जो चार्ज होगा वो भी कैसा होगा, छोटा सा। छोटे से का मतलब है उस एलिमेंट पे, ये जो एलिमेंट हमने कंसीडर करा dl, इस dl पे जो चार्ज होगा वो भी कैसा होगा, छोटा सा। छोटा सा मतलब क्या होगा, dq। मतलब ये जो dq होगा अपना, ये dq किसकी तरह बिहेव करेगा, किसकी तरह बिहेव करेगा, पॉइंट चार्ज की तरह। बात समझ आई? यहाँ पे दोबारा मैं रिपीट करूं, हमने छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया टॉप फेस पे, तो कुछ इस तरीके से, लेट अस कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट ऑफ लेंथ dl on the top face of ring। तो भाई रिंग के टॉप फेस पे हमने dl लेंथ का एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया। और मैंने अभी भी बताया भाई छोटा सा एलिमेंट है, मतलब छोटी सी लेंथ है, तो छोटी सी लेंथ पे चार्ज भी कितना होगा भाई, छोटा सी तो चार्ज होगा ना। मतलब कि ये चार्ज किसकी तरह बिहेव कर सकता है, पॉइंट चार्ज की तरह। और आपको पता है भाई पॉइंट चार्ज की वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकाल सकते हो ना। अगर हम इसको ज्वाइन करें तो लेट्स सपोज यहाँ से हमने इसको ज्वाइन कर दिया कुछ इस तरीके से, और मान लेते हैं कुछ ना कुछ आप देख ही रहे हैं ये एक्सिस के साथ कुछ ना कुछ एंगल अब यहाँ पे सबटेंड हो रहा है, एंड दैट एंगल इज लेट्स सपोज थीटा। और मान लेते हैं डिस्टेंस है r, तो r इज इक्वल्स टू भाई पाइथागोरस थ्योरम, r इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, ये बात समझ आई आपको यहाँ पे ना। अब हमने यहाँ पे लिखा कि हमने एलिमेंट छोटा सा एलिमेंट कंसीडर किया जिसकी लेंथ डी है कहाँ पर, इस रिंग के टॉप फेस पे। अब ध्यान से समझना, छोटी सी लेंथ है तो भाई चार्ज भी कितना होगा, छोटा सा। सवाल आता है यार ये चार्ज एक्चुअली में होगा कितना। व्हाट आई एम आस्किंग इज, क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि भाई ये चार्ज कितना होगा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी होगी। अब जरा एक बात समझना, मैं ये वैल्यू क्यों पूछ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको ये बताया हुआ है कि भाई 2 पाई a है, तो 2 पाई a पे कितना चार्ज पड़ा हुआ है, q। यार इस पूरी रिंग पे कितना चार्ज पड़ा हुआ है, q चार्ज पड़ा हुआ है ना, हाँ या ना। ठीक है, अब इसके पैरेलल में एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ, यार 3 रुपए में अगर 12 टॉफी आती है तो 1 रुपए में कितनी टॉफी आएगी, आंसर इज 12/3। यस और नो, मतलब
यहाँ पर यूनिट का हिसाब निकालोगे तो पर यूनिट में क्या हो जाएगा, Q अपॉन 2πa। अब ये क्या बना, ये बना आपका चार्ज पर यूनिट लेंथ, जिसको लेटर ऑन बोला जाता है लैम्डा। ये आप आगे पढ़ोगे डिटेल। इट्स बेसिकली कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एनीवेज में ज्यादा डीप में नहीं जा रहा, ये सब बोर्ड में नहीं आता है इतना कुछ भी, ये सब बोर्ड से रिलेटेड चीजें नहीं, बस आपको फॉर्मुलेस पता होने चाहिए। तो 2/e पे जो चार्ज बना हुआ है वो चार्ज कितना बना हुआ है, टोटल q। अब पर यूनिट का हिसाब कितना आ गया, यहाँ पे पर यूनिट का हिसाब आया q अपॉन 2πa। बिल्कुल वैसे ही मैंने जैसे आपसे पूछा था भाई 3 रुपए में 12 टॉफी आती है, तो भाई 1 रुपए में कितनी आएंगी, 12/3। अब मैं आपसे एक बहुत ही ज्यादा टफ क्वेश्चन पूछने वाला हूं। क्वेश्चन इज भाई ये बता दो फिर 4 रुपए में कितनी आएंगी। ठीक है, तो आपने क्या करोगे, आपने क्या करा, पर यूनिट का हिसाब निकाला और उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर इज किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से। दोबारा बोल रहा हूं इस बात को कि अगर मेरे को आपसे पूछ रहे कि भाई 4 रुपीस में कितनी टॉफी आएंगी, 4 रुपए में कितनी टॉफी आएंगी, तो आपने क्या करा, पर यूनिट का हिसाब निकाला, पर यूनिट का हिसाब निकाला और उस पर यूनिट के हिसाब को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, इस अमाउंट से। तो अब मैं आपसे बिल्कुल ऐसे ही पूछने वाला हूं कि यार 2πe पे तो क्यू चार्ज है, मतलब इतनी लेंथ पे इतना चार्ज है, तो भाई इतनी लेंथ पे कितना चार्ज होगा, इतनी लेंथ पे कितना चार्ज होगा। दोबारा सुन लीजिए क्वेश्चन, मैंने बोला इतनी लेंथ पे तो इतना चार्ज पड़ा हुआ है, तो यार इतनी लेंथ पे कितना चार्ज होगा, कितना चार्ज होगा। आंसर इज आपने पर यूनिट का हिसाब निकाल दिया, आपको 4 रुपए का निकालना था, तो आपने पर यूनिट में 4 से मल्टीप्लाई करी, तो हमने पर यूनिट का हिसाब निकाल लिया कितना, और वो हिसाब कितना निकाला आपने, Q अपॉन 2πa पर यूनिट का हिसाब। अब मेरे को 4 रुपए वाला निकालना था, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दी ना। अब मेरे को यहाँ पे किस में निकालना है कि भाई डीएल पे कितना चार्ज पड़ा है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बाय डीएल। आई होप सो ये चीज आपको समझ लगी अच्छे से। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये चीज ध्यान रख लेंगे क्योंकि ये डी क्यू की वैल्यू है। ठीक है, नाउ इसको मैं यहाँ पे फेयर में कुछ इस तरह लिखा, नाउ देयरफॉर चार्ज ऑन लेंथ या चार्ज ऑन एलिमेंट डीएल, और वो चार्ज कितना होगा एक्चुअली dq के बराबर। कैसे, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले रिपीट किया, भाई छोटी सी लेंथ है तो छोटी सी लेंथ में चार्ज भी कितना होगा, छोटा सा, और वो चार्ज कितना है आपका dq इज इक्वल्स टू q अपॉन 2πa मल्टीप्लाई बाय dl। प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये यूज होगी एंड में जाके। तो भाई हमने क्या किया है यहाँ पे, पहले मैं इसको रफ कर दूं पूरे को, ये अगर आपको क्लियर आउट हो गया तो सारा, प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा जिसने नहीं किया हो। तो कुछ इस तरीके से, तो dq is equals to q upon 2πa into dl, कुछ ये बना। देखिए मतलब इस वाले एलिमेंट पे, इस वाले एलिमेंट पे हमने क्या निकाल लिया, चार्ज निकाल लिया। अब भाई जब जब चार्ज आता है तब तब क्या आती है उसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब जब चार्ज आता है उसकी वजह से क्या आती है, हमेशा एक इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, बट यार इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखने के लिए तो आपको चाहिए टेस्ट चार्ज, और आपको पता है टेस्ट चार्ज क्या होता है। टेस्ट चार्ज बेसिकली एक ऐसा चार्ज है जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए यूज करते हैं। तो मान लिया आपको यहाँ पे मान के चलना पड़ेगा कि आपने क्या रखा है, टेस्ट चार्ज रखा है, एंड दैट टेस्ट चार्ज इज q नॉट। ध्यान रखिए ये सिर्फ हम यूज कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए। तो देखिएगा यहाँ पे चार्ज है पॉजिटिव, बाय द वे पूरी रिंग में पॉजिटिव चार्ज है, तो dq भी क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव है और ये टेस्ट चार्ज तो होता ही हमेशा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपेल, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कुछ इस तरह, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी कुछ इस तरफ। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज मतलब कौन, मतलब कौन, dq। तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इस तरफ क्या करेगा, रिपेल। जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज, ये आप पढ़ चुके इलेक्ट्रिक फील्ड के बेसिक्स में कि जिस तरफ फोर्स होता है उसी तरफ पॉजिटिव चार्ज के केस में क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड।
बात समझ रही? ठीक है। नाउ द थिंग इज, ये इसको इस तरफ क्या कर रहा है रेपेल, मतलब इसकी इस तरफ क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पे भी एंगल कितना बनेगा थीटा, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आ रहे हैं पूरे पूरे। नाउ मैंने सवाल आता है मैंने यहाँ पे डीई, ये डीई क्यों लिख दिया? डी मतलब छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भाई अभी बता रहा था मैं आपको, डीएल छोटी सी ले रहे तो चार्ज भी छोटा सा, तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी आएगी? छोटी सी। मतलब और उससे पहले मैंने आपको बता ही दिया था कि ये क्या बन गया, dq क्या बन गया, पॉइंट चार्ज। ठीक है, आई होप सो क्लियर होता होगा, चल रहा है आपको। ये फेयर है, वो सारा काम है समझाने वाला आपको। चार्ज आया एलिमेंट डीएल पे इतना, दस या लेट काम करते हैं, लेट डीई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज dq। तो हमने पॉइंट चार्ज dq की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली कितनी, dE। तो therefore dE is equals to k dq divided by डिस्टेंस कितनी है वहां पे, r स्क्वायर। पता है ना पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, kq by r स्क्वायर, kq by r स्क्वायर मतलब डिस्टेंस का क्या होता है हमेशा स्क्वायर होता है। तो k dq by, क्योंकि चार्ज कितना है dq है बेस के, तो यहां से क्या है डिस्टेंस r, तो आपका जब आप स्क्वायर करोगे तो व्हाट यू विल गेट, dE is equals to k dq divided by r की जगह यू विल पुट क्या, a square plus x square। तो ये आ गई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, इस वाले एलिमेंट की वजह से जो हमने टॉप फेस पे कंसीडर किया था। बाय द वे देखिए हमें ये पता है कि जब भी कोई वेक्टर, बाय द वे dE एक वेक्टर एलिमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है आपको वेक्टर क्वांटिटी होती है, जब भी कोई वेक्टर किसी एंगल पर होता है, ठीक है, तो उसके आप हिस्से कर सकते हो, मतलब कंपोनेंट्स कर सकते हो। तो यहाँ पर कंपोनेंट्स कौन कौन से करेंगे आप, देखिए ये आपने पढ़ा हुआ है कि कॉस के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है, जो कॉस के साथ वाला कंपोनेंट होता है, आई मीन टू से सॉरी रिपीट करो वापस से, जब भी वेक्टर किसी एंगल पर लगता है तो उसके आप क्या कर सकते हो, कंपोनेंट्स कर सकते हो। और एंगल के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है वो कौन सा होता है हमेशा, वो कौन सा होता है हमेशा, कॉस। और एंगल के दूसरा वाला कंपोनेंट जो होता है भाई वो कौन सा होता है हमेशा, साइन। ये सारी बातें 12th में नहीं है, ये सारी बातें 11th क्लास में होंगी वेक्टर्स और उसमें। तो जब भी कोई वेक्टर किसी एंगल पर होता है तो उसके आप दो हिस्से कर सकते हो, एक होता है हॉरिजॉन्टल, दूसरा होता है वर्टिकल। तो इसकी डी के हमने दो हिस्से कर लिए, डी cos थीटा, दूसरा डी sin थीटा। अब देयर इज दिस थिंग, वेक्टर है तो हम बेसिकली लगाते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब सुपरपोजिशन लगाने के लिए हमें कम से कम दो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए यहाँ पे। तो यार अभी तो यहाँ पे एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, तो मतलब हम सुपरपोजिशन लगा ही नहीं सकते। तो उसी प्रिंसिपल को लगाने के लिए, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमने क्या करा, इसके बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पे, दोबारा बोल रहा हूँ डायमेट्रिकली ऑपोजिट, डायमेट्रिकली मतलब डायमीटर के बिल्कुल ऑपोजिट एंड पे। तो इसका डायमीटर हो गया ये, इसका ऑपोजिट एंड हो गया ये। एक और एलिमेंट कंसीडर करा सेम लेंथ का, दैट इज डीएल लेंथ का। तो उसको फिर मैं यहां पे लिख देता हूं, लेट अस कंसीडर another element of same length at the diametrically opposite end of ring। तो भाई रिंग के डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पे हमने एक और एलिमेंट कंसीडर कर लिया सेम लेंथ का। अब यार फिर से सोचने वाली बात है भाई, जब लेंथ सेम है तो चार्ज भी क्या होगा, सेम। अगर मैं आपसे हर बार ये पूछूं कि भाई 4 रुपए में कितनी टॉफी आएगी, तो आपका आंसर हर बार क्या आएगा, 12/3 मल्टीप्लाई बाई 4 आया ना। ठीक है, तो मैंने अभी भी आपसे क्या बोला कि भाई डीएल लेंथ है, सेम लेंथ पे तो लिमिट 1 है, तो सेम लेंथ पे चार्ज भी कितना आएगा, छोटा सा। बात समझ रही? और ये आपकी शायद कॉमन सेंस तो चल रही होगी यहाँ पे, लेंथ सेम चार्ज सेम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, सेम। एनीवे
तो let us consider another element of same length at the diametrically opposite end of ring. तो and let, बट हमने मान लिया चलिए d dash, let d dash be the electric field due to that element, और उस एलिमेंट की वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड मान ली कितनी आ रही है यार, d dash। फिर से सेम चीज, इस छोटी सी लेंथ पे चार्ज छोड़ा था विच इज पॉजिटिव, तो ये भी इसको क्या करेगा भाई इस तरफ, ये भी इसको क्या करेगा इस तरफ रिपेल, रिपेल का मतलब है दूर भेजेगा भाई। तो डी ई डैश लगेगी इस तरफ, डी डैश का लगेगी इस तरफ, इस क्यू नॉट को, ये जो हमारा यहाँ पे टेस्ट चार्ज रहता है, ये क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है हमारे यहाँ पे, इसको भी ये वाला चार्ज जो छोटा सा चार्ज इसको भी इस तरफ क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ लगेगी, इस तरफ लगेगी ना। अब जरा सोचिए, यहाँ पे ए था, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पे आर है, तो हमने एंगल माना था थीटा। अब यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी एक्स है, तो यार ये भी क्या आएगा, फिर से आर ही आएगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। भाई सारी चीजें सेम ही तो हैं, जब सारी चीजें सेम है तो यार ये वाला एंगल भी क्या बनेगा, आंसर इज सेम ही बनेगा। तो ये थीटा, तो भाई ये भी क्या आएगा आपका थीटा आएगा। तो मैं भाई पहले d डैश की वैल्यू लिख देता हूं, देयरफॉर d डैश इज इक्वल्स टू k dq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, एंड दैट मींस d डैश इज इक्वल्स टू k dq डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 मान लो, ये इक्वेशन 2 मान लो। नाउ देयर इज दिस वन, as you can see very clearly here, और जैसे मैंने आपको बताया ये पहले कि भाई ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम, क्यों, क्योंकि इन दोनों का चार्ज क्या है, सेम चार्ज है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आपने यहाँ पे क्या बता दिया कि दोनों एलिमेंट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है। ये दोनों एलिमेंट्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम। आई होप सो क्लियर होता हुआ चल रहा है आपको। अब जरा समझिए, देखिए ये d डैश मतलब इस वाले एलिमेंट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये भी किस पे लग रही है, किसी ना किसी एंगल पर ही लग रही है। अब यार जब भी कोई वेक्टर किसी एंगल पर लगता है, जब भी कोई वेक्टर किसी एंगल पर लगता है, तो फिर से पूछ लो मैं आपसे, क्या होता है उसके आंसर है उसके कंपोनेंट्स होते हैं हमेशा। तो इस d डैश के जब आप कंपोनेंट्स करोगे, तो सॉरी ये d डैश है इस ये, ठीक है, तो इधर क्या आएगा इसका, इसको ये रहने देते हैं, या इसको मैं नीचे इस तरफ लिख लूं, इट विल बी de cos थीटा, एंड यहाँ पे क्या आएगा भाई de डैश cos थीटा। अच्छा एक चीज ध्यान रखिएगा, वहां वेक्टर साइन लेके चल रहे हैं, यहाँ पे वेक्टर साइन नहीं लेके चल रहे। रीजन, हम यहाँ पे सिर्फ क्या कंसीडर कर रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड कंसीडर कर रहे हैं। ओके, आप यहाँ पे वेक्टर साइन यूज भी नहीं करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ अब इस तरफ थीटा है ना, थीटा के साथ क्या आता है हमेशा cos, तो हमने इस तरफ cos लिखा, तो इस तरफ क्या आएगा ऑटोमेटिकली भाई, इस तरफ क्या आएगा de डैश sin थीटा। ठीक है, जरा आप सभी को, ठीक है, दोबारा रिपीट करो, एंगल था, एंगल के साथ वाला हिस्सा बना cos और ये क्या बना sin। तो अब यार de डैश और de को हमने रिजॉल्व कर लिया। अब हमारा जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि हमें तो नेट निकालने के लिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन चाहिए, और सुपरपोजिशन के लिए दो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए भाई, आ तो गई दो इलेक्ट्रिक फील्ड, और इनको हमने रिजॉल्व भी कर लिया। नाउ अब आप देखोगे ये दोनों, ये दोनों कहाँ लग रहे हैं, दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। और ये आपको पता है कि भाई जब भी दो वेक्टर एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, उनका मतलब वो एक दूसरे को हमेशा मतलब उनका रिजल्टेंट हमेशा माइनस होके आता है। ठीक है, जब भी दो वेक्टर हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन लगते हैं, तो दोनों एक दूसरे मतलब रिजल्टेंट कैसे आता है, हमेशा माइनस करके। और जब भी दो वेक्टर हमेशा सेम डायरेक्शन लगते हैं, तो रिजल्टेंट कैसे आता है, आंसर इज ऐड करके। तो ऑन डूइंग कंपोनेंट्स, जब हमने कंपोनेंट्स करे तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि ये जो वर्टिकल कंपोनेंट्स है, वर्टिकल कंपोनेंट्स मतलब कौन कौन, de sin थीटा और de डैश
sin theta. Vertical components will cancel out each other. भाई वर्टिकल कंपोनेंट्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट. रीजन भाई डी ई किसके बराबर है, ई डैश के, as डी ई इज इक्वल्स टू डी ई डैश. बट इसके आगे मैं ऊपर लिख रहा हूं यहाँ पे, चलिए यही कंटिन्यू करता हूं. बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स, देखिए जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आपके कौन कौन से, डी ई डैश cos थीटा और डी cos थीटा. बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स will add up. लेकिन ये जो horizontal components हैं ये ऐड हो जाएंगे to give resultant electric field. तो भाई इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया क्योंकि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन लग रहे हैं और इक्वल भी है, ठीक है. बट ये दोनों सेम में तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. और क्या किस लिए ऐड हो जाएंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको देने के लिए ऐड हो जाएंगे. नाउ अब थोड़ा यहाँ पे जरा समझिए, एक स्टेप है जो आपको समझाना बहुत जरूरी है यहाँ पे. Now there is this thing. Let's suppose मैं भी स्टेप आपको दिखा रहा हूँ जो फिलहाल आपको नोट नहीं करना है, जो समझना है आपको. देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बड़ी, तो हम करेंगे भाई डी ई कॉस थीटा प्लस डी ई डैश कॉस थीटा को ऐड करके दोनों बराबर है, तो ये क्या आएगा 2de cos थीटा. देखिए होता क्या है, हमारे पास स्मॉल क्वांटिटी से लार्ज बनाने के दो तरीके होते हैं, ठीक है. मैं जैसा कि अपनी वीडियोस में कहता हूँ, क्लास के टाइम पर भी मैं ये बहुत कहता हूँ कि स्मॉल मिलाते जाओ लार्ज बनाते जाओ. ये लाइन आपने जरूर सुनी होगी. मतलब आप स्मॉल क्वांटिटीज को ऐड करते जाओ तो वो ऑटोमेटिकली आपको क्या दे देगी, एक लार्ज क्वांटिटी दे देगी. बट दूसरा तरीका भी होता है स्मॉल से लार्ज बनाने का, और ये आप 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो. स्मॉल से लार्ज बनाने का दूसरा तरीका क्या होता है भाई, दूसरा तरीका होता है स्मॉल से लार्ज बनाने का क्या, इंटीग्रेशन. नाउ अब जरा समझदार ध्यान से, हमने यहाँ पे स्मॉल क्वांटिटीज हैं इनको ऐड करा, मतलब हमने कोशिश करी कि भाई हम स्मॉल से क्या बनाएं, लार्ज. बट तब भी हमारी क्वांटिटी क्या रही, आंसर इज हमारी तब भी क्वांटिटी क्या रही, स्मॉल. तो इसीलिए हम ये वाला स्टेप नहीं कर सकते. तो मतलब हम ऐड नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे अब यहाँ पे, क्या करेंगे अब हम यहाँ पे, आंसर इज हमारा दूसरा हथियार. तो स्मॉल से लार्ज बनाने के हमारे पास दो हथियार है. पहला एडिशन, काम नहीं चला तो दूसरा हथियार तो लाना पड़ेगा ना काम में, विच इज इंटीग्रेशन. तो अच्छा एक चीज और, चलिए पहले मैं एक लाइन लिख देता हूं. देयरफॉर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, P. तो E इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dE cos θ. अब ध्यान से समझिएगा. अब यार बहुत लोगों को ना ये क्लियर आउट नहीं होता यहाँ पे, यार ये 2 कहाँ चला गया, ठीक है. ये स्टेप आपको नहीं लिखना है, दोबारा बोल रहा हूँ, ये वाला स्टेप आपको नहीं लिखना है कहीं भी, ये नहीं लिखने का समझना ही नहीं है, ठीक है. कि यार ये वाला 2 कहाँ चला गया. देखिए हम ये मान के चलते हैं कि जब भी हम क्वांटिटीज को ऐड करते हैं तो उसकी वैल्यू बड़ी आएगी, हम ये अज्यूम करके चलते हैं, हम ये उम्मीद लगा के चलते हैं उस क्वांटिटी से, उस प्रोसेस से. बट क्या यहाँ पे वैल्यू बड़ी आ रही है, हमसे नहीं आ रही बड़ी. तो इसीलिए हमने इंटीग्रेट करते वक्त इस 2 को यहाँ पे हटा दिया, मतलब इग्नोर कर दिया. तो इसीलिए हम क्या करेंगे, E is equals to इंटीग्रेशन ऑफ dE cos θ. मतलब हमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ना है यार, 2 को थोड़ी इंटीग्रेट करना है, ये मान के चलिए इसको. तो इलेक्ट्रिक फील्ड को जोड़ोगे आप, दोनों सेम डायरेक्शन में, ठीक है. क्यों, क्योंकि क्वांटिटी अभी भी क्या है, छोटी क्वांटिटी है. तो इसीलिए हमने dE cos θ का क्या किया, इंटीग्रेशन. अब इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए ना. d का फॉर्मूला आपको बताइए, k dq डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, सॉरी x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय cos θ. व्हाट इज cos θ, थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज x डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर हाफ, की पावर हाफ. नाउ हाफ प्लस 1 कितना हो गया यहाँ पे, तो E इज इक्वल्स टू k, बाहर ले लो क्योंकि कांस्टेंट है, ठीक है. तो अंदर क्या बचा, dq डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर कितनी आ रही है,
आंसर इज 3/2. नाउ के इंटीग्रेशन ऑफ या मल्टीप्लाई बाय कुछ भी आप लगा लीजिए. नाउ dq की वैल्यू हमने कुछ निकाली थी, आपको याद हो स्टार्टिंग में, तो एंड दैट वैल्यू वाज दिस q अपॉन 2 pi a into dl. तो यहाँ पे क्या आएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की पावर 3/2. तो इसको कुछ आप इस तरीके से लिखेंगे k q डिवाइडेड बाय 2 pi a मल्टीप्लाई बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर इंटीग्रेशन ऑफ dl. ठीक है, तो बेसिक मैथ्स आपको लगाते हैं, यहाँ पे मैथ्स यूज करते हैं. नाउ जरा ध्यान से समझिएगा. तो k q डिवाइडेड बाय 2 pi a into a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर वही होगी 3/2 मल्टीप्लाई बाय. अब मैं आपसे अगर पूछता हूं यार कि भाई इस dl का इंटीग्रेशन क्या होगा, देखिए जिसको पता है dl क्या है, dl है इस सर्कुलर रिंग में बहुत छोटा सा हिस्सा. जरा समझिए ध्यान से, dl क्या है इस सर्कुलर रिंग में छोटा सा हिस्सा ये. तो इस हिस्सा, अब ऐसे ही इस रिंग में कहते हैं ना सर्कल में इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो सेम ऐसे ही इस रिंग में इनफाइनाइट एलिमेंट्स मान लो. तो भाई जब आप इसको एक एलिमेंट यहाँ होगा, यहाँ यहाँ यहाँ, इन सबको आप ऐड करोगे मतलब इंटीग्रेट करोगे, तो आपको क्या मिलेगी, मैंने क्या बोला ये लेंथ है, छोटी सी लेंथ है इस हिस्से की, तो आपको क्या मिलेगी इन सबको जोड़ के मतलब इंटीग्रेट करके मतलब ऐड करके क्या मिलेगी, इस रिंग की लेंथ आपको मिलेगी. और लेंथ का मतलब होता है, और रिंग की लेंथ कितनी होती है, रिंग की लेंथ कितनी होती है यार 2 pi a. ठीक है, दोबारा मैं रिपीट करूं इस बात को. और बाय द वे जिनको पता है भाई सर्कल है, सर्कुलर रिंग है, तो सर्कुलर रिंग मतलब छोटी सी लेंथ है, तो जब छोटी सी लेंथ को जोड़ोगे तो रिंग की बड़ी लेंथ आपको मिलेगी. और बड़ी लेंथ कितनी, बड़ी लेंथ मतलब क्या 2 pi a. तो 2 pi a से 2 pi a यहाँ पे कैंसिल आउट होगा. ठीक है, तो इसके बाद अब यहाँ पे कुछ इस तरीके से E is equals to kq divided by a square plus x square की पावर 3/2. This is the net electric field. This is the net electric field along the axis of a uniformly charged circular ring. और डायरेक्शन की बात करें तो ये दोनों इस तरफ थे, तो भाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ होगी, इस तरफ. ठीक है, तो आई होप सो आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी अभी तक. ठीक है, तो ये डेरिवेशन का कुछ पार्ट था. अब इसमें दो केस और आते हैं यहाँ पे, मैं उनको यहाँ पे कुछ इस तरीके से बताने वाला हूँ. तो सबसे पहले आता है केस फर्स्ट. तो केस फर्स्ट में हम निकालते हैं सेंटर. हम रिंग के कहाँ पे निकालते हैं, एट सेंटर. अब ध्यान रखिएगा जब आप सेंटर पे आते हो तो भाई सेंटर पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो रिंग के सेंटर पे. देखिए अब आप सेंटर पे आ गए, यहाँ पे बात समझ रही, यहाँ पे आ गए, तो यानी डिस्टेंस तो कितनी होगी 0. अच्छा एक चीज यहाँ पे शायद हमने कुछ गड़बड़ की है, मुझे ऐसा लग रहा है. यस हमने गड़बड़ की है बहुत छोटी सी कुछ यहाँ पे. देखिए जब हमने यहाँ पे x पुट किया था तो k dq ये, तो यहाँ पे x भी था, देखो दिस x है, dl x kq x जी हाँ. तो प्लीज मेक श्योर कि आप ऐसे गड़बड़ ना करें. तो बाई चांस मेरे से गलती से छूट गया, सॉरी फॉर दैट. ठीक है, तो प्लीज आप ये गड़बड़ मत कीजिएगा. तो यहाँ पे x के डालो, ये फार्मूला फाइनल है आपका k cube x डिवाइडेड बाय a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2. ठीक है, एनीवेज 2 pi से 2 pi कटा था, तो ये फाइनल आपका फार्मूला बचा था. दैट मींस ये आपकी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है. जब हमने बात करी, जब हम कहाँ पे आए, यहाँ पे आए हम सेंटर पे. तो भाई जब आप सेंटर पे आ गए तो सेंटर पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, भाई डिस्टेंस कितनी हो जाएगी सेंटर पे आ गया तो 0 हो जाएगी. तो आप यहाँ पे x को 0 पुट करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी सेंटर पे, आंसर इज 0 आएगी. ठीक है, ना केस सेकंड की बात करते हैं. ये इंपॉर्टेंट है, जब जब ये डेरिवेशन आई है तो ये केस जरूर आया इसके साथ में. ध्यान से समझना. केस सेकंड में हमने क्या माना, देखिए फर्स्ट केस में हम रिंग के बिल्कुल सेंटर पे आ गए थे, तो हम मान के चल रहे हैं अब बहुत दूर चले गए रिंग से. तो एट अ पॉइंट P किसी पॉइंट P पर जहां पर ये जो x है ये बहुत ज्यादा बड़ा हो गया, किससे, किसी पॉइंट P पे x बहुत बड़ा हो गया, किससे, ये हम मान के चल रहे हैं
कि x बहुत बड़ा है किससे, और ये बोर्ड्स में आया होगा ही ये वाला केस कि किसी पॉइंट p पे जहां पर x बहुत बड़ा है किससे, a से। अब जरा समझिएगा ध्यान से, आप किसी से पॉइंट p पे चले गए जो बहुत ज्यादा दूर है, किस बहुत दूर है, मतलब पॉइंट p बहुत which means point p की जो डिस्टेंस है x वो बहुत बड़ी है किससे, a से। अब जरा समझना इस फॉर्मूले में, therefore E is equals to kqx divided by, अच्छा चलिए पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ इस वाले फॉर्मूले में। देखिए x बहुत बड़ा हो गया a से, बहुत ज्यादा बड़ा हो गया a से। लेट्स सपोज मेरे पास 1 करोड़ रुपए मान लीजिए, ठीक है, और उन 1 करोड़ रुपए में आप अगर मेरे को 1 रुपया देंगे, ठीक है, दानी बन रहे हैं आप मेरे को 1 रुपया देंगे, क्या मेरे ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? आंसर इज भाई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला मेरे ऊपर। विच मीन्स, और ये 11th में भी आप पढ़ चुके हो कि अगर आप बहुत बड़ी क्वांटिटी में कोई बहुत छोटी क्वांटिटी को ऐड करते हो, बहुत बड़ी क्वांटिटी में कोई बहुत छोटी क्वांटिटी को ऐड करते हो, तो यार बड़ी वाली क्वांटिटी पे ना कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ये जो x है यार, ये बहुत बड़ा हो गया a से, बड़ा भाव बढ़ गया भाई, तो x बहुत बड़ा हो गया इससे a से, तो जब ये x ऐड होगा a में, क्या x के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? आंसर इज कोई फर्क नहीं पड़ेगा x के ऊपर। तो हम क्या करने वाले हैं, जब फर्क नहीं पड़ रहा x के ऊपर, तो हम क्या करने वाले हैं, a स्क्वायर को क्या करने वाले हैं यहाँ पे नेग्लेक्ट, क्योंकि भाई का होना, इस इंसान का होना, इस भाई का होना या ना होना x के लिए तो ना के बराबर है ना, तो बेटर है हटा ही दो इसको, फालतू में क्यों जगह घेर रहा है। तो E इज इक्वल्स टू kqx डिवाइडेड बाई x स्क्वायर की पावर कितनी, 3/2, तो 2 से 2 कट गया। अब यहाँ पे क्या बचा, kqx डिवाइडेड बाई x क्यूब, इससे ये कटा, और आपके सामने जो अब फॉर्मूला निकल के आएगा उसको आपको बहुत ध्यान से समझना है। और फॉर्मूला क्या निकल के आएगा आपके सामने में, यहाँ पे ये यहाँ पे है, एंड दैट फॉर्मूला इज दिस, E इज इक्वल्स टू k क्यूब डिवाइडेड बाई x स्क्वायर। अब मैं आपसे पूछता हूँ यार ये फॉर्मूला कब आता है, थोड़ा सोचिए, इलेक्ट्रिक के बेसिक्स में कवर अप किया हुआ है आपने, और मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में, इस लेक्चर की स्टार्टिंग में आपको ये बताया कि ये फॉर्मूला कब आता है। आंसर इज जब रिंग, या आंसर इज ये फॉर्मूला तभी आता है, आपको पता होगा, जब कौन सा चार्ज होता है, कौन सा चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज होता है। हेंस तो इसका मतलब ये हुआ कि ये रिंग इस वाले पॉइंट के लिए जब ये कंडीशन है तो किसकी तरह बिहेव करेगी यार, एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। thus the ring will behave as, thus ring will behave as, ring किसकी तरह बिहेव करेगी यहाँ पे, पॉइंट चार्ज की तरह, and we will assume as if whole charge is concentrated at its, और हम ये मान के चलेंगे कि भाई सारा का सारा जो चार्ज है वो उसके कहाँ पे पड़ रहा है, सेंटर पे, ठीक है। हमें लगेगा, कैसे लगेगा, अब ये मत सोचना कि मैंने पहले तो बताया था ये सेंटर पे आ ही नहीं सकता, ये हमें लगेगा, मैंने कहा वी विल अज्यूम, हमें लगेगा ऐसा। देखिए मैं बताऊँ कैसे, जब मान लीजिए आप बहुत दूर खड़े हो, लो पॉइंट भी यहाँ पे, और आप बहुत दूर से किसी चीज को देखते हैं, तो आपको वो चीज कैसी नजर आती है, आंसर एक पॉइंट की तरह तो नजर आती है ना। वही होगा इस रिंग के साथ, आप पी पॉइंट पे खड़े हो जो बहुत दूर है, बहुत दूर है, ठीक है, तो आप इस रिंग को देख रहे हो, तो आपको रिंग कैसी नजर आएगी, बहुत छोटी सी नजर आएगी आपको, ठीक है। समझ लो ना बात को जो मैं कहना चाह रहा हूँ, कि बहुत दूर से आप देख रहे हो तो आपको रिंग कैसी नजर आएगी, पॉइंट। और ये मैंने आपको प्रूव भी कर दिया कि किसी पॉइंट के लिए, किसी पॉइंट की पर जो बहुत दूर है, ठीक है, ए से, आई मीन से बहुत ज्यादा दूर है, मतलब एक्स बहुत बड़ा है ए से, तो रिंग किसकी तरह बिहेव करेगी यार, पॉइंट चार्ज की तरह। ओके, सो दैट्स इट, दिस वाज द डेरिवेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सर्कुलर रिंग एट अ पॉइंट अलोंग इट्स एक्सिस, ठीक है। सो आई होप सो आपको टॉपिक क्लियर आउट हुआ है।
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।